नमस्कार बच्चों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय पहला जो है हमारे सिलेबस का, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। उस जर्मनी के एकीकरण से भी पहले हमें थोड़ा सा वियना कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। वियना कांग्रेस क्या थी? तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। आप गौर करें, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था तो 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, उसमें हार गया। और 1815 में जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के अंदर वियना था, वहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी को वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है कि वियना सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ऑस्ट्रिया में। कब आयोजित हुआ? 1815 में। इसमें ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन, रूस ये भाग लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि वियना कांग्रेस में, वियना सम्मेलन में 1815 में जो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में हुआ, उसमें किसने किसने भाग लिया? तो ए ऑस्ट्रिया, बी ब्रिटेन, और पी पर्सा, और आर रूस। यानी किसने किसने भाग लिया? ए, बी, पी और पी का बना दो आर। तो ए, बी, पी, आर, ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन, रूस आदि ने इसमें भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हुआ यह वियना कांग्रेस नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में? तो एक तो वापस से जो राजतंत्र खत्म हो गया था, नेपोलियन ने राजतंत्र खत्म करके तानाशाह की शुरुआत की, वापस से पुनः राजतंत्र व्यवस्था, नहीं राजा महाराजा फिर होंगे, तो राजतंत्र की पुनः व्यवस्था के लिए, और जो पुरानी जो व्यवस्थाएं चल रही थी उनको वापस से शुरू करने के लिए, पुरानी व्यवस्थाओं को रूढ़िवादी व्यवस्थाएं कहते हैं, उनको शुरू करने के लिए वियना कांग्रेस जो है ये लाई गई थी। इसकी मेजबानी मतलब जिसने करवाया था, तो जिसने कराया था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख जो था, उसने ये वियना सम्मेलन करवाया था। वियना सम्मेलन आप गौर करें तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने करवाया था। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। उस मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, मतलब फ्रांस को कुछ हुआ तो सारे यूरोप को खतरा है, इसका मतलब ये था। मेटरनिख ने ये जो है मैटर दिया। अब इम्पोर्टेंट बात है कि वियना जो संधि हुई, तो वियना संधि आपको बता दूं कि वियना संधि जो है उसको वो हुई कहाँ थी? तो वियना संधि ऑस्ट्रिया के वियना में हुई। क्या उद्देश्य था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना और जो है पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को शुरू करना। इसके साथ साथ नेपोलियन जो है उसके पराजय के बाद 1815 में हुई थी वियना संधि। किसने किसने भाग लिया? तो ए फॉर ऑस्ट्रिया, बी फॉर ब्रिटेन, पी फॉर जो है पर्शा, और फिर उसके बाद जो है आर फॉर रूस, इन सब ने भाग लिया। इस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख था। मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि के प्रावधान क्या किया गया उस वियना संधि में? तो आपको पता है कि उसका उद्देश्य था कि पुनः राजतंत्र की स्थापना करा, राजा महाराजाओं को वापस लाना। तो जो फ्रांस में नेपोलियन का राज था, उसकी समाप्ति के बाद फ्रांस में ब्रूवो वंश का राज पुनः स्थापित करना। फ्रांस की क्रांति में ब्रूवो वंश था, उस ब्रूवो वंश का राज वापस से स्थापित करना, राजतंत्र वापस स्थापित करना, यह इसका प्रावधान था। दूसरा, जिन क्षेत्रों पर नेपोलियन का अधिकार था, वे क्षेत्र फ्रांस को नहीं दिए गए। फ्रांस के वे क्षेत्र जिन पर नेपोलियन का अधिकार था, उसको फ्रांस को वापस नहीं लौटाया गया। यह भी इस संधि के तहत हुआ। 2 पॉइंट हुए। तीसरा, फ्रांस के चारों ओर नए राज्यों की स्थापना हुई, तो नए नए राज्य फ्रांस के चारों ओर बना दिए। और वियना संधि में मुख्य नेतृत्व जो कर रहा था वो पर्शा कर रहा था। पर्शा को उत्तरी पश्चिमी सीमा का नया प्रदेश दे दिया गया था। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया, और 39 राज्यों का एक जर्मन संघ बना। ये आपके लिए काम का है छोटे प्रश्नों के लिए। तो जर्मन संघ में कितने राज्य थे? 39 राज्य थे। और ये जर्मन संघ जो है वो नेपोलियन जो है उसने नेपोलियन ने गठन किया था, राइन संघ, वो उसी को जर्मन संघ के रूप में जो है वो विकसित किया गया था। तो जो है इसके साथ साथ जो रूस था,
रूस था उस रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और पर्सा को सैक्सनी का हिस्सा दे दिया गया इंग्लैंड। तो ये हमें पता हो जाना चाहिए कि पुनः राजाओं महाराजाओं की स्थिति वापस आ गई। मेन जर्मन संघ की बात थी, तो जर्मन संघ जो है इसमें वापस आ गया। जर्मन संघ में 39 राज्य थे, याद रखना है, जर्मन संघ में 39 राज्य थे। इस तरह से जो है रूस को पोलैंड दे दिया गया और पर्सा को सैक्सनी दिया गया। तो इस तरह से दे दिए गए। फ्रांस के चारों ओर नए राज्य स्थापित कर दिए गए। तो ये आपने देखा कि ये जो वियना संधि हुई थी वो वियना संधि के प्रावधान थे। वापस से आप थोड़ा सा रिपीट कर लें, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुने कि सबसे पहले जो है आप जानते हैं कि वियना कांग्रेस का जो स्थापना नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 में हुई थी और ऑस्ट्रिया, वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में सम्मेलन आयोजित हुआ वियना कांग्रेस। उसमें ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन, रूस ये सब शामिल हुए थे। मेजबानी इसकी जो जिसने करवाया था ये ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक था। ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर उसके बाद इसका उद्देश्य हमने पढ़ा था वियना कांग्रेस का, तो राज्यों की पुनः स्थापना और रूढ़िवादी जो है परंपरा की स्थापना करना। वियना संघ के अंदर फ्रांस में जो ब्रूवो वंश था उसकी वापस से स्थापना हुई। फ्रांस के जिन क्षेत्रों पे नेपोलियन का अधिकार था वो क्षेत्र फ्रांस को नहीं दिए गए और फ्रांस के चारों ओर नए राज्य बना दिए गए। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमा में नए प्रदेश दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को इटली पे नियंत्रण करने के लिए दे दिया गया। ए को ई दे दिया गया, अ को ई दे दिया गया और 39 राज्यों का जर्मन संघ जो नेपोलियन ने कभी बनाया था वो 39 राज्यों का जर्मन संघ बनाए रखा, उसको विघटित नहीं किया। और रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया, यानी आर को पी दे दिया और पर्सा को सैक्सनी दे दिया, पी को एस दे दिया। तो इस तरह से ए को ई दे दिया, पी को एस दे दिया, आर को पी दे दिया। तो ये जो है हमें पता लगा। जर्मन राष्ट्रवादियों ने 1815 में जर्मनी के एकीकरण को प्रयास किया। जैसे ही वियना संघ बना तो अब जो है जर्मनी का एकीकरण शुरू हो गया। अब जर्मनी का एकीकरण जो शुरू हुआ, मतलब अब हमें टॉपिक पढ़ना था जर्मनी का एकीकरण। तो देखो आप कि पहले और एक वियना संघ बनाया और अब जर्मनी का एकीकरण का प्रयास 1815 में शुरू हो गया। उसके लिए सबसे पहले जर्मनी के लिए जो एकीकरण के लिए पॉइंट हमें पढ़ने हैं, सबसे पहला है जाल वराइन संघ की स्थापना, फ्रैंकफर्ट संसद की स्थापना और बिस्मार्क का योगदान। ये 3 पॉइंट हैं, वापस से देख लें तीनों पॉइंटों को। जर्मनी के एकीकरण में 3 पॉइंट है, जाल वराइन संघ की स्थापना, उसके बाद फ्रैंकफर्ट संसद की स्थापना और उसके बाद बिस्मार्क का योगदान। तो सबसे पहले हम जाल वराइन, जर्मनी का एकीकरण जो वियना कांग्रेस के बाद 1815 में शुरू हो गया, उस जाल वराइन संघ जो है उसकी स्थापना की बात करें तो जब 1815 में, तो आपको पता है कि वियना कांग्रेस हुई, तो 1815 के बाद 1834 में पर्सा के नेतृत्व में जॉल वेराइन संघ की स्थापना हुई। तो आपसे छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं, जॉल वेराइन संघ कब बना? तो जॉल वेराइन संघ जो है 1834 में बना। किसके नेतृत्व में बना? तो पर्सा के नेतृत्व में बना। आपको पता है पर्सा ऑस्ट्रिया सम्मेलन जो करा रहा था वियना, उसका भी वहाँ मेन मुखिया था। यहाँ ये क्या था जाल वेराइन संघ? तो एक शुल्क संघ था जो शुल्क लेगा, टैक्स लेगा, जिसमें जर्मन संघ के राज्य शामिल हो गए थे। जर्मन संघ वाले 39 राज्य शामिल हो गए। शुल्क समाप्त कर दिए गए। इसने किया क्या? तो जो शुल्क, मान लो जर्मनी के 39 राज्य थे, एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करेगा, तो बताओ व्यापार में पहले शुल्क लगता था, इन्होंने क्या किया? शुल्क समाप्त कर दिया। तो अब 39 राज्य आपस में एक दूसरे से कोई शुल्क नहीं लेंगे। और मुद्रा जो थी उनकी संख्या 2 कर दी। साथ में रेलवे का जाल बिछाया। अब बताओ, जब आप रेल जाल बिछेगा, सब राज्यों के आपस में जुड़ाव हो जाएगा। मुद्रा केवल 2 ही चलेगी, हर राज्य की 39 मुद्राएं नहीं चलेंगी, 2 ही मुद्राएं चलेंगी। रेल का जाल बिछेगा, शुल्क लगेगा नहीं, तो बताओ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं? जब 39 राज्यों को व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो बताओ एकीकरण संभव होगा कि नहीं होगा? एक हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जाल वेराइन संघ ने जो है ऐसा किया। जाल वेराइन संघ की स्थापना 1834 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई? पर्सा के नेतृत्व में हुई। इसके बाद दूसरा पॉइंट था फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी समझो। फ्रैंकफर्ट संसद जो है वो फ्रैंकफर्ट संसद का निर्माण भी जर्मनी में हुआ। 18 मई 1848 को हुआ। 1834 में जाल वेराइन संघ था। उसके बाद जो है 18 मई 1838 को 831 लोग चुने गए, उनकी बैठक हुई और जर्मनी का संविधान का प्रारूप तैयार हुआ कि जर्मनी जो एक हो रहा था उसका संविधान संसद में ही बनता है संविधान। तो फ्रैंकफर्ट संसद ने 831 लोगों को चुन करके संविधान कब लिखा जर्मनी का? 1848 में। इसमें जो है जब संसद में ताज पहनाया गया राष्ट्रपति बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए, तो पर्सा वाला ही, पर्सा के नेतृत्व में हो रहा था, मेन पर्सा ही था। तो पर्सा वाले फेडरिक जो है वो
विल्हेम चतुर्थ को जो है वो ताज पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने मना कर दिया। फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को पर्शिया के राजा को ताज पहनाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर ताज नहीं पहना। फिर अब जर्मनी का एकीकरण जालवराइन संघ और फ्रैंकफर्ट संसद के आधारभूत नक्शे कदम पर चलते हुए अब वहाँ एक बिस्मार्क आ गया, जो जर्मनी में जो है अब इस समय बिस्मार्क आ गया। 1862 में आया बिस्मार्क। देखो, फ्रैंकफर्ट संसद ने कानून बनाया 1848 में संविधान बनाया। 1862 में पर्शिया का सम्राट, पर्शिया का राजा था विलियम चतुर्थ। पहले था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, ये विलियम प्रथम है। तो पर्शिया का विलियम प्रथम जो है इस समय राजा था जब 1862 का समय था, और उसका ही प्रधानमंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क का मतलब है, पूरा बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है, तो ऑटो वन बिस्मार्क, ऑटो चलाता होगा बिस्मार्क, ने जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व किया। तो पूछा जाए जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया। कैसे किया? लो और रक्त की नीति पर किया, कि हम खून खराबा करके, कोई भी यदि कोई नहीं मानेगा जर्मनी में एक होने के लिए तो हम खून खराबा भी करेंगे, मारेंगे भी उसको। सैनिक सहायता से 7 वर्ष में उसने जो है युद्ध किए। और युद्ध कौन कौन से किए? 1864 में डेनमार्क का युद्ध किया, 1864 में जो है डेनमार्क का युद्ध किया, और 1866 में ऑस्ट्रिया का युद्ध किया, 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध किया। इन सबको पराजित करके जर्मनी का एकीकरण किया। तो इम्पोर्टेंट है कि बिस्मार्क ने 1862 में आप गौर करें, 1862 में बिस्मार्क आया, प्रधानमंत्री था ये वर्षा के सम्राट का, विलियम प्रथम का, और उसने 1864 में डेनमार्क को हरा दिया। 1866 में उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और जो है 1870 में उसने जो है वो हरा दिया फ्रांस को। तो सबसे पहले 62 में आया, 62, 2 64, 2 66 और 4 70। तो 62 में क्या हुआ? वो आया था, नेतृत्व किया। 64 में क्या किया? डेनमार्क। तो 64 में डेनमार्क को हराया, तो डी को हराया पहले। फिर उसके बाद 66 में ऑस्ट्रिया को हराया, DA, और फिर F को, डफ। तो यहाँ DAF याद रखना है। डफ को हराया। बिस्मार्क डफर नहीं था, बिस्मार्क तेज था। बिस्मार्क डफर नहीं था, बिस्मार्क तेज था। 64, 66 और 68 में जो है 70 में इसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराया, और फ्रांस को हरा दिया, और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया। और ठीक 1870 में एकीकरण पूर्ण करने के बाद 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साए के महलों में, वर्साए के महल फ्रांस में, वहाँ पर्शिया के जो सम्राट था विलियम प्रथम, और उसके नेतृत्व में उसको नया सम्राट घोषित कर दिया, और खुद चांसलर बन गया। तो जर्मनी का पहला चांसलर कौन बन गया? पहला चांसलर बन गया बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क इसका नाम था। तो बिस्मार्क के बारे में आप समझ गए। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। एक बार फिर देख लें कि जर्मनी के एकीकरण में 1815 में जर्मनी के एकीकरण में जॉलवराइन संघ 1834 में पर्शिया के नेतृत्व में बना। और ये जॉलवराइन संघ क्या था? एक व्यापारिक संघ था जो शुल्क समाप्त कर दिया, जिसने मुद्रा की संख्या कम कर दी, 2 कर दी, और रेलवे का जाल बिछा दिया। फ्रैंकफर्ट संसद में 18 मई 1848 को 831 लोगों ने चुन करके जर्मनी का संविधान शुरू किया, प्रारूप तैयार किया, और बाद में जर्मनी का शासक जो है सम्राट बनाने का, ताज पहनाने का काम पर्शिया के राजा को दिया गया, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर बिस्मार्क आ गया, जब विलियम प्रथम था, तब राजा विलियम प्रथम था, तब बिस्मार्क आ गया। बिस्मार्क ने 1862, 64, 66, 70 और 71 ये सन काम किए हैं। 62 में पर्शिया के सम्राट विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क जो था, उसने जर्मनी का एकीकरण किया। इसके नेतृत्व में लो और रक्त की नीति बिस्मार्क की थी। और इसी तरह से हमारे यहाँ एकीकरण, भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया था, इसलिए भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। भारत का एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो लोक और रक्त की नीति पर चला। 7 वर्षों में उसने 62 से लेकर के और 70 तक 7 वर्षों में उसने जो है 64 में डेनमार्क, DAF, डफ, DAF, डी का मतलब डेनमार्क, ए का मतलब ऑस्ट्रिया, F का मतलब फ्रांस को हरा करके 70 में, और 1871 में एकीकरण वर्साए के महल में जर्मनी का सम्राट बना दिया। एकीकृत जर्मनी जो एकीकरण हो गया, उसका सम्राट विलियम प्रथम को बना दिया, और खुद बन गया चांसलर। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसको 2-4 बार अवश्य देखें, ताकि आपको अच्छे तरह से छोटे छोटे प्रश्न भी याद हो जाएं, और बार बार देखें, बार बार इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।